नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर टीचर एकेडमी और आज हम फिर उपस्थित हो चुके हैं एक नए क्लास को लेकर के। आज हम करने वाले हैं हिंदी गद्यांश भाग को। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और सागर टीचर एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी यह पहुँच सके। तो चलिए आज करते हैं हम लोग हिंदी का लैंग्वेज 1। यह जो पेपर है 3/1/2022 का जो पेपर है वह पेपर है, तो गद्यांश भाग को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग गद्यांश से शुरू करते हैं। फर्स्ट गद्यांश यहाँ पे आपके सामने है। तो गद्यांश को करने से पहले सबसे पहले इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसको करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें गद्यांश की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब भी कभी गद्यांश को सॉल्व करें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में आप इसको हल करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उपवास का संबंध किससे है। उपवास का संबंध किससे है, याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा है उपवास का संबंध किससे है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कहा कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। किसका प्रभाव? बदलते मौसम का प्रभाव। ध्यान रखिएगा, बदलते मौसम कब वहाँ गद्यांश में आता है। अगला प्रश्न जो है वह है शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। प्रश्न को ध्यान में रखेंगे तभी हमको यह गद्य भाग समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोगों के लौटने की संभावना कब बन जाती है। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है। प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं 95 जो है, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विराम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य। कहने का मतलब कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विराम मिलता है, इसका क्या अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला 96, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव यानी विष का, किसका? विष का, ध्यान रखेंगे, विष का काम करता है। ठीक। अगला प्रश्न, विजातीय का विलोम क्या है। अगला प्रश्न, दूषित से कौन सा प्रत्यय है और निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो लगभग सभी प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, थोड़ा सा जूम हो गया है, इसको कम कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद में तब हम लोग, गद्यांश यहाँ पे आ चुका है, गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कहा कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। उपवास केवल, यहाँ पे देखिए, उपवास केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड नहीं है। यहाँ पे हम लोग बड़ी ध्यान से लगाएंगे कि धार्मिक विधान और कर्मकांड नहीं है। एक पॉइंट आपका ये प्रश्न का बनता है। दूसरा का है, उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। उपवास जो क्या है, उपवास जो है यह स्वास्थ्य का सूत्र है। किसका सूत्र है? स्वास्थ्य का सूत्र है। उपवास से क्या होता है? स्वास्थ्य का सूत्र होता है। ठीक। आगे प्रश्न, ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती है। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। उपवास करने से क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आगे देखते हैं, जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होता है। इसे बल बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। किसे? तो बुद्धि का संतुलन बराबर बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। यहाँ पे याद रखिएगा, पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर के मल निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ पे ध्यान। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। अगर आपको भूख नहीं है और भोजन लेते हैं तो आपका भूख लगने की क्षमता जो है खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, भोजन लेने से तीव्र निष्कासन रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शरीर का सफाई होकर कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। अगर भूख लगा है तो भोजन कीजिए, अगर भूख नहीं लगा है तो भोजन नहीं कीजिए। भूख लगा है, भोजन कीजिएगा तो आपके शरीर में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती। यानी उचित आहार भोजन लेने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं होती है। तो चलिए गद्य को हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है 91, आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न का 91।
उपवास का संबंध किससे है? कहा कि उपवास का संबंध किससे है? एक में केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, दो में केवल स्वास्थ्य से, तीन में धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, चार नंबर में रीति रिवाजों से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट तेजी में। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले ये केवल भाई साहब, ये बड़ी गड़बड़ भाई साहब है, इसको काट करके हटा दीजिए। इसमें भी केवल, तो दो ऑप्शन तो हमारा इसी तरह कट गया। हम लोग जानते हैं कि केवल जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। अब रहा तीसरा का ऑप्शन धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है, तो बिल्कुल सही। आपका जो गद्यांश हम लोग जो पढ़े हैं उसमें स्पष्ट कहा है कि उपवास रखना धार्मिक अनुष्ठानों और स्वास्थ्य से भी संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रीति रिवाज नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला जो सवाल है वह है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वह जो है बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? एक नंबर स्वास्थ्य पर, दो धार्मिक विधि विधान पर, तीन नंबर में केवल पाचन पर, और चार नंबर हृदय पर। तेजी से जवाब दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं किस पर यह आंसर हो सकता है इसका। तो बदलते मौसम का जो प्रभाव है वह आपके गद्यांश में स्पष्ट कहा है कि बदलते मौसम का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? स्वास्थ्य पर पड़ता है। धार्मिक विधि विधान कुछ नहीं, पाचन केवल पाचन होगा नहीं, हृदय नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि बदलते मौसम में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इस गद्यांश का, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? एक में रोगों से लड़ने की शक्ति, दो नंबर में ईश्वर की प्राप्ति, तीन नंबर में तीव्र भूख लगती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है तीव्र भूख का लगना, और चौथा जो है विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा। तो कहा कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता से रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होता है। अगर आपका शारीरिक शुद्ध रहेगा तो रोग से लड़ने की क्षमता जो होगी वह एकदम मजबूत होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे लेते हैं प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका वह कहा कि रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जब उपवास रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जब मनपसंद भोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जब बिना भूख के भोजन करते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। तो देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? तो आंसर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कहा है ऑप्शन आपका उपवास रखने से, बिल्कुल गलत। मुझे मनपसंद भोजन से नहीं, जब बिना भूख लगे भोजन करे, बिना भूख लगे भोजन कीजिएगा पेट में गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़। कहा कि 4 नंबर ऑप्शन कि जब बिना भूख के भोजन न किया जाए, यानी कहने का मतलब जब भूख न हो तो भोजन न करे, तब रोगों के लौटने की संभावना कम। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वह है 95 प्रश्न नंबर, उपवास के दौरान, किसके दौरान? उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य, यानी इस वाक्य का क्या मतलब है? तो चलिए ऑप्शन हम दिखाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कट गया है। तो देखिए यहाँ जो है ऑप्शन 1 कहा कि पाचन अंगों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है, और पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। चारों ऑप्शन में से बताइए जवाब कौन सा होगा। तो चलिए हम बताते हैं जवाब आपको। तो अब प्रश्न पहले कहा था कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम होता है। पूर्ण विश्राम का मतलब क्या समझते हैं? पूरी तरह आराम। अब इसी बात को देख लेना कि जिस ऑप्शन में है पूरी तरह आराम, उसको हम लगा लेंगे। पाचन अंगों को थोड़ा सा आराम, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, ये भी गलत। पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाए, देखिए यहाँ पे मिल गया पूरी तरह। पूर्ण विश्राम का मतलब पूरा तरह से आराम, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह है 96। देखिए क्या कहता है। तो गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव यानी विष का काम करते हैं। विजातीय द्रव का मतलब विष का काम करना, यानी पेट में खराबी कर देना है। तो यहाँ गलत पदार्थ से क्या तात्पर्य आता है, यानी विजातीय द्रव यानी गलत पदार्थ से क्या तात्पर्य? यहाँ पे फर्स्ट कहा था गलत पदार्थ से आपका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 जो पदार्थ खाने योग्य नहीं हो, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हो, जो पदार्थ खाने योग्य होते हो, और जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हो। तो गलत पदार्थ लाभ पहुंचाएगा जी, तो बिल्कुल गलत, ये तो हो गया। खाने योग्य, गलत पदार्थ नहीं खाने योग्य होता है, तो दो ऑप्शन तो आपका इसी तरह कट गया। अब रह गया 2 जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है कि जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है उसको गलत पदार्थ करते हैं। और 2 नंबर ऑप्शन कहा कि जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से कहीं बढ़िया ऑप्शन है, तो हालांकि दोनों सही है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अगर सटीक आंसर है तो वह है कि जो शरीर को
हानि पहुंचाता हो उसको हम लोग गलत पदार्थ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 96, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कहा कि ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, विजातीय का विलोम क्या होगा। विलोम आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे ऊंच का नीच, आगे का पीछे, इस तरह विलोम शब्द आप पढ़े होइएगा। तो इसमें कहा कि विजातीय का विलोम क्या होगा। एक में सजातीय, एक में जातीय, 2 में सजातीय, 3 में गैर जातीय और 4 में विशिष्ट जातीय। तो हम लोग व्याकरण में पढ़े हैं कि विजातीय का जो विलोम शब्द होता है वह होता है सजातीय। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आप व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्याकरण पर भी थोड़ा सा ध्यान अपना रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा, ये भी व्याकरण का ही क्वेश्चन है कि दूषित में कौन सा प्रत्यय है। आप ध्यान दीजिएगा, दूषित में कौन सा प्रत्यय है। याद रखिएगा, प्रत्यय कहाँ लगता है तो पीछे प्रत्यय लगता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है तो ये आगे लगता है, ठीक। और प्रत्यय जो है ये कहाँ लगता है तो प्रत्यय पीछे लगता है। कहाँ लगता है, पीछे लगता है प्रत्यय। तो इसमें पूछा है कि दूषित में कौन सा प्रत्यय है। दूषित में कौन सा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 त प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 2 इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3 इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4 सित प्रत्यय। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि प्रत्यय कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में त है, 2 में इत है, 3 में इत है और 4 में सित है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दूषित का जो अंतिम 2 शब्द देखेंगे तो लिखा है सित, और सित में क्या लगा है, हर्ष इकार लगा है। क्या लगा है, हर्ष इकार लगा है। तो हर्ष इकार वाला जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ लगा है हर्ष इकार, तो यहाँ है इत। हर्ष ई है, ये हर्ष ई कहा जाता है इसको, और इसको दीर्घ ई कहा जाता है। तो ये जो है तो इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये तो सेम दोबारा रिपीट हो गया है प्रश्न टाइपिंग में, इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ करके चलते हैं अगले गद्यांश पर। अगले गद्यांश पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गद्यांश आपका एक और आ गया है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, इसके प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न आखिर कहा क्या है, तो प्रश्न पर आइए। कहा कि कविता में किस आदत की बात कही गई है। देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, कथी की बात कही गई है, आदत की बात कही गई है। दूसरा में देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वह कहा कि आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। आदत को बदलना कठिन क्यों होता है, अब देखा जाएगा वहाँ गद्यांश में इसके बारे में क्या कहता है। फिर है अगला प्रश्न, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। याद रखिएगा, आप गद्यांश में आपको मिलेगा कि कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं, तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य है, यानी भीगने से क्या अर्थ निकल सकता है। गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, भीगने से क्या होता है। अगला प्रश्न जो है, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा आ गया है। कविता में किसका स्वर सही से देखा जा सकता है, किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, किसकी स्वर सुना जाता है। अगला जो प्रश्न है 105 यानी 105, कुछ कुछ शब्द कौन सा व्याकरण से है। कुछ कुछ शब्द आपका जो व्याकरण से है, देखेंगे इसको हम लोग जब आएगा तो। और अगला जो प्रश्न है 100 या यही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं गद्यांश के पास। गद्यांश देखते हैं क्या कहता है गद्यांश हमारा। आ गया गद्यांश, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक। ध्यान से पढ़ेंगे गद्यांश को। गद्यांश पढ़ने के समय एकदम सटीक, माने दिमाग को एकाग्रचित करके इसको पढ़ेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ने के उपरांत सटीक विकल्प का चयन कीजिए। कहा कि गद्यांश को पढ़िए और आंसर चुनिए। चलिए गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। गद्यांश है, आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत। क्या आया है, खत आया है। खत मतलब चिट्ठी आया है, यहाँ पे खत आया है। खत को याद रखिएगा, जम्मू की किसी कॉलोनी से। कहाँ से आया है खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से खत आया है। तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, बुरी तरह भीगा हुआ, आटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने। कैसा पत्र है, बुरी तरह भीगा हुआ। अब इस भीगा हुआ का अर्थ हम लोग निकालेंगे क्या होता है, और आटा की तरह गूथा हुआ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं। आगे देखते हैं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना। क्या है, वही पता है और वही ठिकाना है। खत लिखने की आदत है मुझे। किस चीज की आदत है उन्हें, खत लिखने की आदत है। किसकी आदत है, खत लिखने की आदत है। बड़ी मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत को बदलना। क्या मुश्किल है, तो बढ़ती उम्र में आदत को बदलना बड़ी मुश्किल है। आदत को बदलना बड़ी मुश्किल है, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही। और वो आदत कैसा है, तो बहुत अपनापन सा आदत है। तो चलिए गद्यांश को हम लोग पढ़ चुके हैं, बारीकी से देख चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला जो आया आपका, कहा
कि कविता में किस आदत की बात कही गई, अभी आया था उसमें की आदत हो गई है, किस चीज की आदत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिवार के साथ पहाड़ घूमने की, दोस्तों के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की, या विशेष पते पर पत्र लिखने की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आदत हो गई है। तो यहाँ पे परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की आदत बिल्कुल नहीं, ये गलत। दूसरा क्या है, दोस्तों के साथ सैर करने की, बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रतिदिन पत्र लिखने की आदत हो गई है, विशेष पते पर विशेष पता नहीं, प्रतिदिन पत्र लिखने की आदत हो गई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला है, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। प्रश्न कहा कि आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। ऑप्शन नंबर 1, आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है, आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र हो जाते हैं, आदतें व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा है, और आदतों को कभी बदला नहीं जा सकता है। चुनिए ऑप्शन कौन सा आंसर होगा इसमें सटीक, आपने ग्रंथ पढ़ा है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कहा था कि आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। ऑप्शन 1 है, आदतों का प्रभाव जीवन पर रहता है, जीवन पर नहीं रहता है, गलत, जीवन पर रहता है, किसी भी आदत का प्रभाव जीवन पर जरूर रहता है। आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र हो जाते हैं, ये कोई सटीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होता है, ये बिल्कुल सही आपका है कि आदत जो होता है किसी भी व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा होता है, जो जिसका आदत बन गया रहता है उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया रहता है। और चौथा नंबर ऑप्शन का है कि आदत को कभी नहीं बदला जा सकता है, तो गलत है, आदत को बदला जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, कहा कि कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। तो आया था कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर 1 है पता नहीं, जम्मू, अनंतनाग और मैदान। तो हम लोग देखे हैं कि उसमें क्या आया था, जम्मू की बात आया था। किसकी बात आया था, जम्मू की बात आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा कि उसके दो कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं, तो जम्मू में रहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या तात्पर्य। उसमें लिखा हुआ था कि आया है खत बुरी तरह से भीगा हुआ, आटे के समान गूथे जैसा, आया था उसमें बीच में। तो देखिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन प्रश्न पहले देख लीजिए, बुरी तरह भीगा हुआ से क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, कहा कि चिट्ठी बारिश में भीग गई है, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई है, चिट्ठी पानी में भीग गई है। बताइए आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं, आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, चिट्ठी में पानी भीग गई है, जो बिल्कुल गलत। ठीक, देखिए इसके लेखक के कहने का जो तात्पर्य है वह है कि चिट्ठी जो आई है वह पानी से भीगा हुआ है। कैसा पानी से, तो विस्थापन का दर्द, यानी स्थानांतरण का जो दर्द है उससे यह चिट्ठी भीगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, चिट्ठी में विस्थापित दर्द का लिखा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, कहा कि कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी न होने की पीड़ा का, या बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। तो जवाब दीजिए तेजी में। तो चलिए हम जवाब देते हैं। तो कविता में प्रमुखता से जो स्वर सुना जा सकता है वह है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के माध्यम से चलते हैं, किसी दूसरे के घर में होने का, बिल्कुल गलत। घर के अस्त व्यस्त नहीं, तो घर वापसी न होने का जो पीड़ा है वह इस कविता में प्रमुखता से दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि कवि के जो दोस्त हैं वह दूसरे जगह रह करके अपना ड्यूटी करते हैं, तो घर वापस न आने की जो पीड़ा है इस कविता में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, कहा कि कुछ कुछ शब्द क्या है। ये व्याकरण से शब्द है। कुछ कुछ क्या है, निरर्थक शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, सार्थक शब्द है, या साधारण शब्द युग्म क्या है, बताइए। तो व्याकरण का ये जो शब्द है वह जो है यह पुनरुक्त शब्द है, यानी दोबारा प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है, पुनरुक्त यानी पुनः उसका इस्तेमाल हुआ है 2 बार, कुछ कुछ, तो पुनरुक्त शब्द है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो आपका यह गद्यांश आज खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बने रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर यह हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चों तक भी यह कंटेंट पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।